कंपनियों के एकीकरण वाले चैप्टर की बात अपन आज करेंगे। इससे पहले एकीकरण या इसका दूसरा नाम था सैमिलियन। इससे पहले एकीकरण यानी एमालगामेशन ऑफ कंपनीज के लिए हम 2 लेक्चर पहले ही कर चुके हैं, जिनका नाम दिया था एमालगामेशन ऑफ कंपनीज पार्ट 1, एमालगामेशन ऑफ कंपनीज पार्ट 2 और ये है अपना एमालगामेशन ऑफ कंपनीज पार्ट 3। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने सीखा था कि एकीकरण या सैमिलियन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 बहुत महत्वपूर्ण है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 के अनुसार कोई भी एकीकरण या सैमिलियन 2 प्रकार का होता है, एक विलय की प्रकृति का और दूसरा क्रय की प्रकृति का। आज अपन बात कर रहे हैं कंपनियों के एकीकरण के संबंध में। जब कंपनियों के एकीकरण का लेखांकन किया जाता है उस समय पर जो अंतः कंपनी व्यवहार होते हैं या इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका लेखा किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते किसे हैं। अंतः कंपनी व्यवहार कि एकीकरण और संविलियन के समय विक्रेता कंपनी और क्रेता कंपनी के आपसी व्यवहार के कारण दोनों के बैलेंस शीट यानी चिट्ठों में कुछ संपत्ति और दायित्व कॉमन होते हैं, उन्हें अंतः कंपनी व्यवहार कहते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को माल उधार बेचा तो बैलेंस शीट में कैसे प्रकट होगा, उधार बेचा तो एक्स लिमिटेड ने बेचा है, इसलिए एक्स लिमिटेड के संपत्ति पक्ष में डेटर्स और वाई लिमिटेड ने खरीदा है, इसलिए वाई लिमिटेड के दायित्व पक्ष में क्रेडिटर्स। यदि जो माल वाई लिमिटेड ने खरीदा है उसमें से कुछ माल अभी बिना बिका हुआ भी पड़ा है तो वो स्टॉक भी आएगा। इस स्टॉक के लिए एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में यानी बैलेंस शीट में कोई खाता हमें नजर नहीं आएगा। तो ये कहलाता है अंतः कंपनी व्यवहार। अंतः कंपनी यानी एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों के बीच में जो व्यवहार हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं, उनको अंतः कंपनी व्यवहार कहते हैं। और ये अंतः कंपनी व्यवहार तब महत्वपूर्ण होते हैं जबकि जिन 2 कंपनियों के बीच में ये व्यवहार हुए उन दोनों कंपनियों को मिला करके अब एक किया जा रहा है। अब देखिए, ये अंतः कंपनी व्यवहार जो होते हैं वो 3 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। उसमें से पहला है परस्पर ऋण, म्यूचुअल डेब्ट्स परस्पर ऋण, अर्थात डेटर और क्रेडिटर यानी एक कंपनी के डेटर तो दूसरी कंपनी के क्रेडिटर। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल यानी एक कंपनी के बिल रिसीवेबल संपत्ति हैं तो दूसरी कंपनी के बिल पेबल। किसी भी कंपनी का, क्रेता कंपनी का बिल रिसीवेबल है तो विक्रेता कंपनी का बिल पेबल होगा, क्रेता कंपनी का बिल पेबल है तो विक्रेता कंपनी का बिल रिसीवेबल होगा। इसी तरीके से लोन के खाते हो सकते हैं, लोन टू एक्स कंपनी तो लोन फ्रॉम एक्स कंपनी, इस तरीके से। अब जब एकीकरण का लेखांकन कर रहे हैं उस समय पर इनका लेखांकन किस प्रकार से करेंगे तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हमें म्यूचुअल डेब्ट्स के लिए कोई अतिरिक्त लेखा नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में खुले हुए सभी खातों को हमें बंद करना है, तो जो अंतः कंपनी व्यवहार से संबंधित खाते हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं। यानी डेटर जो दूसरी कंपनी के लिए हैं उनको भी हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और जो अन्य डेटर्स हैं उनको भी वसूली खाते में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो याद क्या रखना है कि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में म्यूचुअल डेब्ट्स के लिए कोई अतिरिक्त लेखा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आई बात क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। देखिए, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण के तुरंत बाद
जो डेटर हैं वो के वो क्रेडिटर अर्थात जो पैसा उसे वसूल करना है संपत्ति पक्ष में, वही पैसा उसे चुकाना है दायित्व पक्ष में, अर्थात उन दोनों खातों के कारण से न तो कोई केस आने वाला है न कोई केस पेमेंट होने वाला है। इसलिए एकीकरण या संविलियन के तुरंत बाद उपरोक्त यानी म्यूचुअल जो खाते हैं, एक दूसरी कंपनी के संपत्ति दायित्व होने के कारण से जो म्यूचुअल खाते हैं उनको अपलिखित किया जाएगा। कैसे अपलिखित करेंगे? क्रेडिटर या बिल पेबल या लोन अकाउंट डेबिट और टू डेटर, क्योंकि अपलिखित करना मतलब खाता बंद करना, और खाता बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्रेडिटर यानी क्रेडिट बैलेंस वाला खाता है उसको बंद करने के लिए डेबिट कर देंगे, डेटर्स यानी डेबिट बैलेंस वाला खाता है उसको बंद करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्रेडिटर जिसके हैं आगे नाम लिख देंगे, जैसे क्रेडिटर एक्स कंपनी के हैं तो क्रेडिटर ऑफ एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू डेटर ऑफ वाई कंपनी, इस तरीके से आगे विवरण लिख दिया जाता है। तो ये पहले प्रकार का व्यवहार हुआ म्यूचुअल डेब्ट्स। दूसरे प्रकार का जो व्यवहार है वो है अंतः कंपनी स्टॉक यानी इंटर कंपनी स्टॉक। इंटर कंपनी स्टॉक यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को जब माल बेचा था, बेचे हुए माल में से कुछ माल अभी भी बचा हुआ है, अभी भी यानी एकीकरण की तिथि को। तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए कि स्टॉक में शामिल लाभ के लिए समायोजन करना होता है। स्टॉक को जैसे डेटर को अपलिखित किया वैसे स्टॉक को अपलिखित नहीं करना है, बल्कि स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उस प्रॉफिट को हमें समायोजित करना है यानी हटाना है, और ऐसा जो प्रॉफिट है जो स्टॉक में जुड़ा हुआ था उसे नया वसूल हुआ लाभ कहते हैं। ठीक है, समायोजन केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किया जाएगा। पहले भी सीख चुके हैं, विक्रेता कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विक्रेता कंपनी ने तो अपने सभी खाते बंद करने हैं। तो समायोजन केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किया जाएगा। कैसे समायोजन करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, किसकी बुक्स में ये एंट्री हो रही है? क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। ठीक है, कब एंट्री करेंगे? जब उसने यानी क्रेता कंपनी ने कुछ माल पहले खरीदा था विक्रेता कंपनी से और उस माल में से क्रेता कंपनी के पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो करेंगे। तीसरा जो व्यवहार है यहाँ पर वो है अंतर कंपनी विनियोग। ये महत्वपूर्ण है। अंतर कंपनी विनियोग की 3 स्थितियां हमारे सामने हो सकती है। पहली स्थिति कि क्रेता कंपनी के पास विक्रेता कंपनी के अंश हों, खरीदने वाली जो कंपनी है उसके पास एकीकृत होने वाली कंपनी यानी विक्रेता कंपनी के अंश पहले से ही हैं। तो इसका तात्पर्य तो ये होता है कि क्रेता कंपनी पहले से ही मालिक है, स्वामी है, अतः परचेज कंसिडरेशन के भुगतान में कम भुगतान करना होगा। जितने शेयर उसके पास पहले से हैं उतने शेयर अब इशू नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति अंतर कंपनी विनियोग के लिए दूसरी स्थिति हो सकती है विक्रेता कंपनी के पास क्रेता कंपनी के अंश हों। विक्रेता यानी जो अपने व्यवसाय को बंद कर रही है, जिसका व्यवसाय अब समाप्त हो रहा है, उस कंपनी के पास पहले से अंश है तो परचेज कंसिडरेशन के भुगतान के समय कम अंशों का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि क्रेता कंपनी कहेगी कि ये इतने अंश तो आपके पास पहले से ही पड़े हुए हैं, अब देने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी अंतर कंपनी विनियोग के लिए तीसरी स्थिति है कि दोनों कंपनियों के पास एक दूसरे के अंश हों। अगर दोनों कंपनियों के पास एक दूसरे के अंश हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट हैं, तो ये दोनों ही काम हमें करने पड़ेंगे। अर्थात जब अंतर कंपनी विनियोग की स्थिति है तो अंतर कंपनी विनियोग की स्थिति में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस कंपनी के अंश क्रय कर रखे हैं। दूसरी बात, अंतर कंपनी विनियोगों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट पड़ता है परचेज कंसिडरेशन की गणना और
परचेज कंसिडरेशन की गणना के बाद परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट के लिए कितने शेयर इशू करने हैं, उन अंशों की संख्या पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 तरह की हमारे पास अंतर कंपनी व्यवहार। पहला हो सकता है म्यूचुअल डेब्ट्स यानी परस्पर ऋण। दूसरा हो सकता है अंतर कंपनी स्टॉक। अंतर कंपनी स्टॉक के लिए हमें न वसूल हुई लाभ की राशि का समायोजन करना है। तीसरा व्यवहार हो सकता है अंतर कंपनी स्टॉक अंतर कंपनी विनियोग। और विनियोग के लिए का जो प्रभाव है वो परचेज कंसिडरेशन पर पड़ता है। ठीक है, ये इस चैप्टर की सारी खास बातें तीनों लेक्चर में मिल करके हमने की हैं। अब यदि आप पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक साथ समझना चाहें, फिर इसके क्वेश्चंस हल करना चाहें, तो ये तीनों लेक्चर एक साथ भी देख सकते हैं और एक साथ देख करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि अब इन सारे सिद्धांतों के आधार पर, नियमों के आधार पर कोई प्रश्न है तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं हम कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अपन ने लिया है कि 31 मार्च 2016 को एक्स लिमिटेड का चिट्ठा आपके पास दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 4000। ये देखिए एक्स लिमिटेड का चिट्ठा है जिसके पास 4000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 4 लाख हैं। और बाकी ये सारी जो संपत्तियां और दायित्व हैं, इनमें नॉन करंट लायबिलिटीज में 5% डिबेंचर एंड लोन फ्रॉम एक्स। एक्स इस एक्स कंपनी का डायरेक्टर है, ब्रैकेट में लिखा डायरेक्टर, और डायरेक्टर ने लोन दे रखा है कंपनी को 80,000 रुपये का। नॉन करंट एसेट्स में आगे गुडविल भी 70,000 रुपये दिख रही हैं। इस तरीके से ये सारी। अब इस क्वेश्चन की जो सूचनाएं हैं बैलेंस शीट के बाद, वो सूचनाएं हैं कि एक्स लिमिटेड ने एक्स संचालक के ऋण के पूर्ण भुगतान में उपलब्ध 68,000 रुपये नगद एवं बैंक शेष दिया। इसके पश्चात उपयुक्त चिट्ठे की तिथि को वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के अवशोषण के लिए निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुई। तो यहाँ ये जो पैराग्राफ है क्वेश्चन का, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से हमें क्या तय करना है कि क्रेता कंपनी कौन है। वाई लिमिटेड क्रेता कंपनी जो ले रही है, किसके व्यवसाय को ले रही है, एक्स लिमिटेड की। किस तरीके से ले रही है कि ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में ये जो लोन है, एक तो इस लोन को नहीं ले रही क्योंकि इस लोन का भुगतान वो अपने पास उपलब्ध बैलेंस में से कर रहे हैं। और 68,000 रुपये जो उपलब्ध है उसमें से पेमेंट करने के बाद उपलब्ध है 68,000, और ये लोन है, हमने देखा लोन है 80,000। तो 68,000 रुपये का भुगतान इस 80,000 में से कर देंगे। बाकी के 12,000 रुपये उनको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पूर्ण भुगतान हो रहा है। देखिए, पूर्ण भुगतान, और पूर्ण भुगतान का तात्पर्य ये हुआ कि और इसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता नहीं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाई लिमिटेड इस लोन और बैंक शेष के अलावा अन्य सारी संपत्तियां क्रय कर रही हैं क्योंकि लोन का पेमेंट एक्स कंपनी खुद ही कर रही है। अब क्या शर्तें हैं कि वाई लिमिटेड समस्त संपत्तियों को पुस्तक मूल्य से 10% मूल्य पर खरीदेगी। अंश पूंजी और संचयों को सम्मिलित पर 8% से गत 5 वर्षों के लाभों की औसत का जितना आधिक्य होगा उस आधिक्य के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट के आधार पर हमें क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन। कौन सी कंपनी की, एक्स कंपनी की। अर्थात इस चिट्ठे में जो ख्याति दिखाई हुई है वो मूल्य नहीं लेगी, बल्कि ये मूल्यांकन जो किया जाएगा वो मूल्य पर वाई लिमिटेड गुडविल को खरीदेगी। दूसरी बात, वाई लिमिटेड जितनी भी ये संपत्तियां बैलेंस शीट में दिख रही है एक्स कंपनी की, उनकी पुस्तक मूल्य में से हर एक में से 10% घटा करके खरीदेगी। अगली जो बात है
कि वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर खरीदेगी, लेकिन ध्यान रखना है पहली लाइन में आ गया कि जो लोन है एक्स डायरेक्टर का वो नहीं खरीदेगी क्योंकि उसका भुगतान करना है। फिर क्रय प्रतिफल का भुगतान 1 लाख रुपए नगद और शेष 10 रुपए वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों में किया जाएगा, जिनका निर्गमन 12.5 रुपए प्रति अंश की दर पर किया जाएगा। अब गत 5 वर्षों के लाभ आपको दिए हुए हैं। तो ये सारा प्रश्न है। इस सारे प्रश्न के बाद अब इसका जब अपन हल देखते हैं तो सबसे पहली जो बात है कि वर्किंग नोट यानी क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को समझ करके उसकी सूचनाओं को बाहर निकाल लेना, तो उनको हम कार्यशील टिप्पणियां कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न में बिंदु संख्या 1 के अनुसार एक्स लिमिटेड की ख्याति का मूल्यांकन कैसे, जो प्रश्न की भाषा है गुडविल बराबर कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों को जोड़कर इंटू 8%। ये जो आया 8% उसमें से माइनस एवरेज प्रॉफिट घटाने के बाद जो शेष राशि रही उसको इंटू बाई 4। तो ये इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 1,08,000 रुपये आ जाएगी। अतः एक्स लिमिटेड की ख्याति 1,08,000 रुपये में वाई लिमिटेड खरीदेगी। ये प्रश्न की सूचना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक्स लिमिटेड द्वारा एक्स की लोन को जो 80,000 है पूर्ण भुगतान में 68,000 रुपये उपलब्ध नगद भुगतान किया जाएगा। अतः दोनों वाई लिमिटेड के द्वारा दोनों क्रय नहीं किए जाएंगे। दोनों मतलब एक तो बैंक का बैलेंस संपत्ति में और दूसरा एक्स के लोन का बैलेंस दायित्व पक्ष में। एक्स लिमिटेड द्वारा भुगतान करने पर जो 80,000 है एक्स लिमिटेड द्वारा जब भुगतान किया जाएगा तो एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री हो जाएगी लोन फ्रॉम एक्स डेबिट 80,000 टू बैंक 68,000 और बाकी जो बच गया उसको चुकाना नहीं है पूर्ण भुगतान में, इसलिए बाकी के बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि वाई लिमिटेड द्वारा समस्त संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर नहीं ली गई है, अतः यह क्रय की प्रकृति का एकीकरण या संविलियन माना जाएगा। क्यों समस्त संपत्तियां नहीं ली है? कैसे पता चला समस्त संपत्तियां नहीं ली है? अभी बात कर रहे थे ना कि बैंक बैलेंस और लोन का अकाउंट नहीं लिया है तो समस्त संपत्तियां नहीं ली। दूसरी बात, जो संपत्तियां ली है वो भी पुस्तक मूल्य से 10 पर यानी पुस्तक मूल्य पर नहीं ले रही। तो ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होने के कारण विलय की प्रकृति नहीं है, बल्कि यह क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। तो हर एक प्रश्न में ये पहचान करना भी जरूरी है। अब इसका परचेज कंसिडरेशन तय कर लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू नेट एसेट्स होता है। तो नेट एसेट्स में देखिए गुडविल 1,08,000 रुपये में हमने कैलकुलेट किए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सारे 10% कम पर लेने हैं। तो टोटल एसेट्स आ गए 7,65,000। इसमें से जो दायित्व ले रहे हैं केवल डिबेंचर और क्रेडिटर ले रहे हैं 3,60,000। तो नेट एसेट्स हो गई 4,05,000 और ये नेट एसेट्स 4,05,000 रुपये की जो है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अब इस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,00,000 रुपये नगद और शेष 3,05,000 रुपये के लिए शेयर, और शेयर 10 रुपये वाला जो शेयर है वो 12.5 रुपये पर कंपनी इशू कर रही है, इसलिए इशू प्राइस का भाग लगाते हुए हम अंशों की संख्या यानी 24,400 अंश उस कंपनी को दिए जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद अब अपन एंट्रीज कर सकते हैं और एंट्रीज में जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड क्रेता कंपनी व्यापार क्रय करने की एंट्री कर लेगी सबसे पहले। दूसरी एंट्री कर लेंगी परचेज कंसिडरेशन के भुगतान के लिए। तीसरी एंट्री स्टॉक में सम्मिलित लाभ को अपलिखित करना पड़ेगा और चौथी एंट्री में अंतः कंपनी देनदार लेनदारों को अपलिखित कर देंगे। इस तरीके से इन चारों प्रविष्टियों में वाई लिमिटेड यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकें पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड यानी विक्रेता कंपनी। अब विक्रेता कंपनी क्या काम करेगी ये ध्यान रखना है। विशेष बात है कि विक्रेता कंपनी की बैलेंस शीट में जो खाते खुले हुए हैं उन सभी खातों को बंद करना है। बंद करने के लिए एक नया खाता खोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के अकाउंट के माध्यम से संपत्तियों और दायित्वों के खाते बंद किए जाते हैं। शेष खाते जो रह गए संपत्ति दायित्व के अलावा
उन शेष खातों को अंशधारियों के खातों में हस्तांतरित करते हुए बंद करते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण खाता यहाँ पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। इस क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो देखिए, बैलेंस शीट में जो खाते जिस मूल्य से खुले हुए हैं उसी मूल्य से यहाँ ट्रांसफर करते हैं। सारी संपत्तियां यहाँ ट्रांसफर कर दी डेबिट साइड में, टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट, टू स्टॉक, टू डेटर। ठीक है, मूल्य कौन सा आ रहा है? 70,000। कौन सा मूल्य? जो पुस्तकों में लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,70,000। कौन सा मूल्य? जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, यानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। हालांकि क्रेता कंपनी ने अलग मूल्य पर खरीदी है, लेकिन यहाँ खाता बंद करने के लिए पुस्तक मूल्य ट्रांसफर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर लोन, जो कम भुगतान की राशि है, 5% डिवेंचर, क्रेडिटर यानी सारे दायित्वों के खाते ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा एंट्री होती है परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की बाय वाई लिमिटेड, 4,05,000 रुपये परचेज कंसिडरेशन। समापन के खर्चे चुकाने की एंट्री टू बैंक। इस तरीके से इस खाते का टोटल किया, टोटल आ गया 8,08,000। 8,08,000 में से ये सारी चीज़ें घटा दी क्रेडिट पक्ष वाली। ये सारी घटाने के बाद जो बैलेंस बचा रह गया 31,000, उस बैलेंस को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यदि प्रश्न में प्रविष्टियां पूछे तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट, ये ट्रांसफर करने की। दायित्व ट्रांसफर करने के लिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन दायित्व ट्रांसफर करने की। इस तरीके से ये एंट्रियां हम कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण खाता है वो है इक्विटी शेयर होल्डर का खाता। इक्विटी शेयर होल्डर को शेष खाते ट्रांसफर करने के पश्चात रियलाइजेशन का जो बैलेंस है वो भी 31,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर कर दिया होल्डर में। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन के रूप में शेयर होल्डर के लिए जो शेयर मिले हैं वो सारे शेयर भी इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और ये खाता अपने आप बंद हो जाना चाहिए, यानी बराबर हो जाना चाहिए। तो ये क्रेता और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हम इस तरह से लेखांकन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस एमालगामेशन थर्ड नाम के चैप्टर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, यानी सारी बातें टच करते हुए एक क्वेश्चन यानी एक एग्जाम्पल भी अपने ले लिया कि लेखांकन किस तरह से होता है। अब आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी टेक्स्ट बुक हैं, उसके क्वेश्चन हल करें और यदि किसी क्वेश्चन में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, अपन उसको हल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।